अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज का एप्लीकेशन 30 सितंबर 2024 को बंद हो गया है और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कुर्रा होने के लिए। और जैसा कि हज कमेटी के सर्कुलर में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कुर्रा जो है वो इंशाल्लाह 4 अक्टूबर जुम्मा के दिन 3:30 यानी 3:30 बजे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ ही लोगों में ये सवाल है कि कुर्रा होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कुर्रा होने के बाद, सिलेक्शन हो जाने के बाद आगे की क्या क्या कार्रवाई करना, हाजियों को आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं और अगर अभी तक आपने जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोस की जानकारी आपको जल्द जल्द मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि 30 सितंबर 2024 को हज 2025 के लिए एप्लीकेशन क्लोज हो गए हैं। अब कोई एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। और इसी के साथ में एक इंटरनल सर्कुलर जो जारी किया गया था हज कमेटी की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि 30 सितंबर के बाद डेट नहीं बढ़ेगी और 30 सितंबर को जो है कि लास्ट डेट रहेगी हज एप्लीकेशन के लिए। और उसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि 3 अक्टूबर को 4 बजे तक जो है कि सारे स्टेट हज कमेटीज को जो भी एप्लीकेशन 30 तारीख तक आए होंगे उनका कवर नंबर जनरेट कर देना है, उनका वेरिफिकेशन कर लेना है और ये कवर नंबर जनरेशन का जो भी काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि 4 अक्टूबर फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन इंशाल्लाह 3:30 बजे से कुर्रा शुरू किया जाएगा। तो और इन्होंने इसके साथ में जो है कि वेन्यू नहीं बताया हुआ है, जगह नहीं बताई हुई है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से दिल्ली में जो है कि इसका कुर्रा का आयोजन किया जाता है, जो रेंडमाइज सिलेक्शन होता है, डिजिटल सिलेक्शन होता है, जिसे RDS बोलते हैं, वो जो है कि दिल्ली में होता आया है। तो इंशाल्लाह इस बार भी उम्मीद है कि वहीं पे होगा या तो फिर मुंबई के हेड ऑफिस में होगा, दोनों में से एक जगह होगा। तो जो भी है उसके बारे में जानकारी हज कमेटी आजकल में दे देगी। तो बहरहाल तो हाजियों का जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुर्रा के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, आप सब लोग दुआ करते रहिए। इंशाल्लाह 4 तारीख को 3:30 बजे से जो है कि लोगों को जानकारी होने लगेगी, कुर्रा चालू हो जाएगा कि किसका किसका सिलेक्शन हो गया है, किसको किसको जो है कि प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है और किसका किसका वेटिंग लिस्ट में आया है। तो प्रोविजनली सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप टेम्पररी सिलेक्ट किए गए हैं, आपका सिलेक्शन तो हो गया, आपको स्लॉट तो मिल गया है, लेकिन आप आगे का जो प्रोसेस करेंगे, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो भरेंगे और पेपर डॉक्यूमेंट सब टाइम पे जमा करेंगे, तभी आपका जो है कि कंफर्म सीट मानी जाती है। उसके बाद, उसके पहले ये प्रोविजनल सिलेक्शन होता है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की, पेमेंट करने का और जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, जो बोली गई है, वो नहीं जमा किया, तो आपका सीट कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए ये प्रोविजनल है। और एक बार आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद आपका स्टेटस कंफर्म दिखाने लगेगा, क्योंकि आपने आधा प्रोसेस कर लिया है। तो दोस्तों, कुर्रा होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद एक सर्कुलर आ जाए, जैसे कि पिछले सालों में आता रहा है कि आपको जो है कि पेमेंट कितना और कब करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या और कब जो है कि अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा करना है। तो पिछले सालों का हिसाब अगर हम लोग देखते हैं तो पहला जो आपको डेट मिलता है वो पेमेंट का मिलता है, वो लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन का रहता है और उसमें जो है कि फर्स्ट एडवांस इंस्टॉलमेंट लिया जाता है, जो कि इस साल हज गाइडलाइंस में अगर हम लोग देखते हैं तो 1,30,300 रुपया पर हाजी है। मतलब एक हाजी है तो 1,30,300 रुपया जो है कि आपको जमा करना है। उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके 1,30,300 को 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके ये जमा करना है। इसको जमा करने के लिए भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी बैंक में आप जमा कर सकते हैं। पिछले साल जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो है कि जमा करने का ऑप्शन था, जो पे इन स्लिप होती है, कैश जमा करने का, चेक जमा करने के लिए। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप जो है कि हज कमेटी की साइट पे जाके अपना लॉगिन करें और वहां पे आपका पेमेंट का डिटेल बताता है, कितना बैलेंस है, और वो सिलेक्ट करें और पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करें और कितना पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप ये पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और UPI के थ्रू आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका आएगा, उन्होंने आपको बता दिया है कि वो 1,30,300 रुपया आएगा, जो कि आपको 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर जमा करना होगा, जो भी डेट हज कमेटी आपको प्रोवाइड करेगी। तो आप लोग जो है कि इसके लिए तैयार रहें। जिन्होंने भी एप्लीकेशन किया हुआ, आप अपना पेमेंट रेडी करें। जैसा भी आपका कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, उसके साथ ही पेमेंट करने का आएगा, तो आप लोग जो है कि ये पेमेंट टाइम पे कर दें, जिससे कि आगे का प्रोसेस अच्छे से हो सके और कैंसिलेशन वगैरह का चांसेस न रहे। तो आप लोग अपना पेमेंट का तैयारी कर रहे हैं, पैसा जमा करके
आप रखें। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पेमेंट क्योंकि हज कमेटी की साइट से होता है और हज कमेटी की साइट उस दिन जो पहले दिन जब सर्कुलर आता है भरना चालू होता है उस दिन बहुत हैवी रश रहता है, ट्रैफिक रहता है उस पर, और नया नया सॉफ्टवेयर में सेटिंग हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ें भी प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। तो आप लोग जो है कि पिछले सालों में कई लोगों का देखा गया कि पहले दिन जिन्होंने पेमेंट किया पहले या दूसरे दिन कई लोगों का पेमेंट स्टक हो गया और बाद में बहुत तकलीफ के बाद उनका पेमेंट का मामला क्लियर हुआ। तो इसलिए आप एक दो दिन रुक के ही ऑनलाइन पेमेंट तो आप कभी भी 5 मिनट लगता है आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जल्दबाजी ना करें, 2 दिन कम से कम वेट कर लें। समझ लीजिए अगर 5 तारीख से आपको पेमेंट भरना है तो आप 7 तारीख को पेमेंट भरें, उसके पहले ऑनलाइन पेमेंट न भरें। हाँ, कैश वाले जो हैं वो जो है कि जो भी बैंक का पेन स्लिप दिया जाएगा वहां पे आप ले जाके उसी दिन भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि वहां बैंक वाले रहेंगे, कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होने पाएगी। इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं इसके साथ में, पेमेंट के साथ में, और उसका भी डेट दिया जाएगा कि ये डेट तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो हज कमेटी की जो गाइडलाइंस है, हज गाइडलाइंस 2025, उसमें जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब 6 नंबर जो पॉइंट है उसमें सब चीजें मेंशन की गई हैं, उसको हम आपको बता देते हैं, आप देख लीजिए। उसमें है कि ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल सबमिट डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन HAF मींस हज एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स along with the self-attested copy of the first and last page of machine readable valid Indian international passport, solemn declaration and undertaking, medical screening and fitness certificate, paying slip indicating deposit of advance Hajj amount within 1 week after Qurra to their respective SSCs, state Hajj committees। तो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा कुर्रा के दिन, उस कुर्रा के दिन से 1 हफ्ते के अंदर आपको ये चीजें जो है कि जमा करना है। एक तो आपको जो है कि आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि हज एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो एक कुर्रा के बाद आप उसको वापस से डाउनलोड कीजिएगा। कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, उस टाइम पे सबमिशन चालू होएगा तो सब चीजें सही हो जाएंगी, तो आपका कवर नंबर वगैरह सब उसमें डिस्प्ले होने लगेगा। तो आप कुर्रा होने के बाद जो है कि एक नया प्रिंट आउट ले, एक नया डाउनलोड करें और नया प्रिंट आउट ले। अगर डाउनलोड आपने किया हुआ तो नया प्रिंट आउट से काम नहीं चलेगा, डाउनलोड नया कॉपी करें, फिर उसके बाद प्रिंट आउट लें। फिर उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म में 2-3 चीजें हैं। एक तो हज एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद उसके साथ में सॉलेम डिक्लेरेशंस रहते हैं, मतलब प्रतिज्ञा पत्र रहते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों का कि मैं जिंदगी में पहली बार एक ही बार हज कर रहा हूँ, रिपीटर मेहरम वालों का कि मैं रिपीटर हूँ लेकिन मैं इनका जो है कि इस लेडीज का मेहरम बन के जा रहा हूँ। कंपेनियन रिपीटर या कंपेनियन का रहेगा कि मैं रिपीटर हूँ लेकिन मैं इन 60-65 साल वालों का, इनका जो है कि मैं कंपेनियन साथी बन के जा रहा हूँ। उसके बाद जो है कि मेहरम का रहता है डिटेल उसमें। फिर उसके बाद जो है कि लेडीज विदाउट मेहरम वाला भी रहेगा उसमें कि मैं 45 ईयर से एबव हूँ और मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं जो है कि अकेले हज करने जा सकती हूँ विदाउट मेहरम, उसका भी एक आपको डिक्लेरेशन उसमें रहेगा। इसी चीजों को सोलेम डिक्लेरेशन बोला जाता है, मतलब प्रतिज्ञा पत्र की आप हज कमेटी को ये कंफर्म कर रहे हैं, मतलब कसम खा के बता रहे हैं कि ये सारी डॉक्यूमेंट जो है कि ये जिस कंडीशन में मैंने अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन किया हुआ है, वो कंडीशन जो है कि प्रॉपर है, सही है। इसके बाद जो है कि इसमें इस साल जो जुड़ा है नया चीज वो है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये भी आपको रहेगा वहां पे साथ में, तो पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड करें और जितने हाजी है सबका रहेगा वो। तो उसमें आप एक बार डिटेल चेक कर लें कि पासपोर्ट जो आपने डिटेल दिया हुआ है उसके हिसाब से सारी चीजें, नेम, एज, एक्सपायरी डेट, इशू डेट, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीजें बराबर हैं कि नहीं, ये चीजें ले लें आप। अब इसमें जो है कि आपको सिग्नेचर्स करने होंगे सारी चीजों पे, तो जितने भी फॉर्म है सबके सभी हाजियों के अपने अपने फॉर्म पे सिग्नेचर करना है। एक दूसरा, लेडीज जो है उनको जो है कि अपने मेहरम का सिग्नेचर करवाना है उनकी फॉर्म पे, और जो है कि सारे फॉर्म पे नॉमिनी का जो है कि आपको सिग्नेचर कराना है। जितने लोग हैं सबको नॉमिनी का डिटेल देना पड़ता है, उसका जो है कि आपको सिग्नेचर कराना है। उसी तरीके से 65 प्लस वालों को जो है कि कंपेनियन का सिग्नेचर कराना है। फिर उसके बाद जो
आपका पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, उसमें भी जिसका जिसका पासपोर्ट है वो अपना अपना पासपोर्ट का अपने अपने फॉर्म पे वो साइन करेंगे। ये हो गया आपका जो है कि हज एप्लीकेशन फॉर्म, ये कंप्लीट सेट, इतनी चीजें आपका हज एप्लीकेशन फॉर्म में रहेंगी। उसके बाद दूसरा जो आइटम उन्होंने मांगा हुआ है वो है आपके वैलिड का मतलब है कि आपका जो पासपोर्ट है वो 15 जनवरी 2026 तक का कम से कम वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगा चलेगा, उससे एक दिन कम होगा तो नहीं चलेगा। तो आपका मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट, ऐसा पासपोर्ट जो मशीन रीड कर सकती है, मतलब बारकोडेड पासपोर्ट, मुड़ा नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, जला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए, उसका फर्स्ट एंड लास्ट कॉपी का आप जो है कि जेरोक्स निकालेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पेज का कॉपी निकालेंगे, जेरोक्स निकालेंगे और उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे। मतलब उस पे भी आप अपना जिसका जिसका पासपोर्ट है वो उस पे साइन करेगा। ये आपको लेना है। अब इससे आपको जानकारी हो गई है कि आपको अभी फिलहाल पुर्रा के बाद, पेमेंट के बाद पहला जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है वो टाइम पे आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट इस साल नहीं जमा करना है। नहीं तो पहले सालों में ये होता था कि पेमेंट के स्लिप के साथ पहला जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे तो आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाके वहां जमा करना पड़ता था। तो ये अभी आपको नहीं करना है। पिछले सालों में बहुत सारे लोगों को इससे कॉम्प्लिकेशन हुई। एक तो एनआरआई वाले लोगों को टाइम पे पासपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्रिक्वेंट फ्लायर्स रहते हैं, बार बार विदेश आते जाते रहते हैं, और उसके अलावा जो है कि ऐसे लोग रहते हैं जो रमजान वगैरह में उम्रा करने जाते हैं। तो ये रमजान से पहले जब डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिया जाता था और पासपोर्ट उनका ले लिया जाता था तो उनको उम्रा वगैरह करने या दूसरी जगह घूमने फिरने या बिजनेस के लिए आने जाने में तकलीफ होती थी, या बीमारी कहीं भी जाना पड़ता था उनको तकलीफ होती थी विदेश, जहाँ पासपोर्ट की जरूरत होती थी। तो इस वजह से हज कमेटी ने इसको आसान करते हुए इस बार जो है कि अभी ओरिजिनल पासपोर्ट उन्होंने नहीं मांगा है। तो आपको जो है कि उसका अच्छा सा जेरोक्स कॉपी निकालना है फर्स्ट एंड लास्ट पेज का, और उस पे जो है कि अपना अपना साइन करके वो साथ में लगाना है। इसके बाद जो है कि एक आपको मेडिकल स्क्रीनिंग एंड हेल्थ सर्टिफिकेट देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पिछले साल जो है कि हज कमेटी ने साथ में दिया था, इस बार भी जैसे ही आपका जो है कि ये कुर्रा वगैरह हो जाएगा, जब ये डिटेल्स आ जाएंगे आपको कि का पेमेंट वगैरह करना है, इसका सर्कुलर आ जाएगा, उसके साथ में हज कमेटी के साइड पे ये मेडिकल स्क्रीनिंग हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट में सारे डिटेल्स आपको फिलअप कराना है, जो रिपोर्ट्स वगैरह करानी है, डायबिटीज का, खून का, ये सारी चीजें ये करा के आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर के पास लेके जाना है। गवर्नमेंट डॉक्टर से इसका जो है कि सिग्नेचर कराना है, वेरीफाई कराना है, उनका स्टैंप लेना है। दोस्तों याद रखना कि स्टैंप में उनका ऑफिस का जो कोड रहता है वो जरूरी है, तो वो वाला स्टैंप कराना है और उनसे साइन कराना है। तो ये एक आपको मेडिकल स्क्रीनिंग एंड हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना है। इसके बाद आपने जो पेमेंट किया हुआ है वो पेमेंट की पावती, चाहे ऑनलाइन किया हुआ चाहे ऑफलाइन किया। अगर ऑफलाइन आपने किया है, कैश भरा है, तो उसमें आपको 3 पावतियां रहती है। एक जो है कि बैंक की कॉपी रहती है जो बैंक रख लेता है, फिर एक हज कमेटी के लिए कॉपी रहती है जो आपको ये कॉपी ले जाके हज कमेटी को जमा करना पड़ता है, और एक तीसरी कॉपी रहती है जिसे पिलग्रिम कॉपी करते हैं, मतलब हाजी की कॉपी बोलते हैं, वो आपको अपने पास हज कंप्लीट होने तक रखना है संभाल के। तो आपको जो है कि एक पावती जिसपे SCOI कॉपी लिखा रहेगा, यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया कॉपी लिखा रहेगा, वो वाली कॉपी ले जाके इसके साथ में लगाना है, इसके साथ में ले जाके उनको जमा करना है। इसके अलावा जो है कि अभी तक जब ओरिजिनल पासपोर्ट मांगा जाता था तो 2 फोटो भी मांगे जाते थे व्हाइट बैकग्राउंड वाले। उसमें से एक फोटो आपको नॉर्मल देना पड़ता था और एक फोटो आपको आपके पासपोर्ट के पीछे जो है कि बैक साइड में अधेसिव से चिपका के या टेप से वगैरह से चिपका के देना पड़ता था। लेकिन क्योंकि इस बार अभी आप जो है कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दे ही नहीं रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको फोटो की जरूरत शायद न हो। फिलहाल जब कभी पासपोर्ट मांगा जाएगा तब आपको जरूरत रहेगी, क्योंकि फोटो तो आपने जो है कि अपने एप्लीकेशन में ऑनलाइन लगाया ही हुआ है। इसके अलावा जो है कि एडिशनल कुछ चीजें मांगी जा सकती हैं जो आपको रेडी रखना है। एक तो आपका पैन कार्ड का कॉपी और एक आधार कार्ड का कॉपी, ये दोनों चीजें भी आप रेडी रखें, इसका भी जेरोक्स वगैरह निकाल के रखें, साइन करके रखें। अगर जरूरत होगी तो ये भी आप सबमिट करना पड़ेगा। और खास करके ऐसे लोगों को जिन्होंने एड्रेस प्रूफ के लिए कोई दूसरा चीज लगाया, जैसे आधार कार्ड, लाइट बिल, गैस बिल, वोटर आईडी कार्ड, अगर ये चीजें कुछ उन्होंने लगाया कि पासपोर्ट का एड्रेस और उनका एक्चुअल एड्रेस दोनों अलग अलग है, करेंट एड्रेस, तो जो है कि आप
जो है कि वो कॉपी भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो आपने जो भी चीज लगाई हुई, चाहे आधार लगाया, चाहे गैस का लगाया हो, चाहे लाइट बिल का लगाया हुआ, जो भी लगाया हो, वो कॉपी भी आपको, वो प्रूफ भी आपको उसके साथ में लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी करना है। इसमें से एक ही चीज आपको जो है कि अभी अवेलेबल नहीं है, वो है मेडिकल स्क्रीनिंग एंड हेल्थ सर्टिफिकेट। वो चीज अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट। वो जब उसका फॉर्मेट आ जाएगा, पिछले साल का फॉर्मेट अवेलेबल है साइट पे, वो भी देख सकते हैं। लेकिन जो आप अभी वेट कीजिए, जब आपका पूरा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो हज कमेटी ऑटोमेटिक जो है कि आपकी अपनी वेबसाइट पे देगी वो फॉर्मेट। अगर उसमें कुछ चेंजेस हुआ होगा पिछले साल से, तो वो वाला फॉर्मेट आप लीजिए, वो आपको कराना रहेगा। बाकी सारी चीजें आपको समझ लो आपके पास रेडी ही है। आपको सबसे बड़ा जो चीज करना है वो है पैसे का इंतजाम। 1,30,300 रुपया पर हाजी के हिसाब से रेडी करके रखिए आप, कैलकुलेशन करके। और जो कि जैसे ही जरूरत पड़े, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप बैंक में उतना बैलेंस मेंटेन करें। तो जैसे ही ये हो जाएगा पूरा आपका कंफर्मेशन, अल्लाह करे हो जाए, सबका आ जाएगा, तो आप जो है कि फिर ये प्रोसेस आपको करना है। इसमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद अगला प्रोसेस होना रहता है। फिर वेटिंग लिस्ट वाला होगा, इसमें इसी से पता चलता है कि किसने पेमेंट नहीं भरा तो उसका सीट कैंसिल होगी, जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिया उसकी सीट कैंसिल होगी, जिसका डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट वगैरह प्रॉपर नहीं है उसकी सीट कैंसिल होगी। तो ये सारे कैंसिलेशन फिर जो वेटिंग वाले होंगे उनको 1 बाय 1 करके दिया जाएगा, अलग अलग वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो इसलिए इसमें टाइम, इसको कंफर्म करना जल्दी रहता है हज कमेटी को, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग का काम रहता है। वेटिंग वाले लिस्ट में तो 2-5 हजार लोग जो है कि मैक्सिमम जो है कि पास होते हैं, तो उनका बाद में प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन ये 1,22,000 लोगों का इसमें जो है कि डॉक्यूमेंट लेना रहता है, पैसा लेना रहता है और सब प्रोसेस करना रहता है। तो उसी हिसाब से आगे कार्यक्रम करना रहता है। इसीलिए हज कमेटी इसको जल्दी करेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 हफ्ता, या तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक आध बार एक्सटेंशन हुआ, लोगों ने नहीं भरा, डिमांड की, तो 15 दिन का टाइम आपको मैक्सिमम मिलेगा। उसके पहले ही आपको सारा काम कर देना है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें, ये सारा डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आप रेडी रखें। और इसके साथ साथ में हज कमेटी ने ये बताया हुआ है कि द सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट देयर ओरिजिनल पासपोर्ट टू देयर रेस्पेक्टिव HSC यानी हज स्टेट हज कमिटीज within a specific date, the details of which shall be notified subsequently through a circular. Failure to submit the passport by the specified date will lead to cancellation of Hajj seat. The submitted passports may be retained by Hajj Committee of India or state Hajj committees as per operational requirement. तो इसके साथ में उन्होंने बताया हुआ कि अभी तो जो है कि ओरिजिनल पासपोर्ट हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे की तारीख में, आगे के दिनों में अगर जरूरत पड़ेगी तो हज कमेटी एक सर्कुलर के जरिए आपको इंटीमेट करेगी, इंफॉर्मेशन देगी कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ये डेट को ले जाके हज कमेटी को, अपनी स्टेट हज कमेटी को जमा करना है। तो आपका पासपोर्ट तो आपके पास इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि पासपोर्ट है तभी आपने जो है कि एप्लीकेशन किया है, तो उसको संभाल के रखना है। जिस दिन जरूरत होगी हज कमेटी सर्कुलर देगी और उसको जो है कि फिर 1 हफ्ते के अंदर आपसे मांग लेगी, जमा करा देगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया है कि अगर आपने टाइम पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जब मांगा जाएगा नहीं जमा कर पाए तो भी आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसी हिसाब से आप अपना जो है जर्नी वगैरह प्लान करें। इसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ कि अगर जरूरत हुई, जैसे कि पहले तो रहता ही था कि जिस दिन से जमा करवा लिया जाता पासपोर्ट तो हज के बाद ही पासपोर्ट वापस मिलता था, या तो किसी स्पेशल केस में जाके आपको रिक्वेस्ट करके पासपोर्ट निकालना पड़ता था। लेकिन नॉर्मली लोगों का पासपोर्ट जो है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, पेमेंट के बाद जमा कर लिया जाता था, और जब वो सारा काम हज का वापसी पे जो है कि उनको पासपोर्ट दिया जाता था, तब तक ये स्टेट हज कमेटी या हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास ही आपका पासपोर्ट पड़ा रहता है। तो वही चीज उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि जरूरत पड़ेगी तो आपका पासपोर्ट, जैसा भी ऑपरेशनल नेसेसिटी होएगी इस हज को करवाने में, जरूरत अगर पड़ेगी तो आपका पासपोर्ट रिटेन किया जाएगा, रखा जाएगा तब तक जब तक कि उसकी जरूरत होगी, इंशाल्लाह हज कंप्लीट होने तक। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको करना है, ये सारी चीजें आपको तैयारी करके रखना है। और हज के लिए जो है कि कुर्रा जो होगा वो 4 अक्टूबर जुमा के दिन 3:30 पे चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ज्यादा से ज्यादा ये 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है, उसी में सारी चीजें आपको आ जाएंगी, स्टेट वाइज सारी चीजें आ जाएंगी, किसका किसका कंफर्मेशन हुआ, किसका किसका वेटिंग हुआ। और दोस्तों इसके साथ एक बड़ी चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार इंशाल्लाह 4 अक्टूबर को कुर्रा के दिन, ड्रॉ के दिन हम लोग जो है कि यूट्यूब पे लाइव करने वाले हैं। यूट्यूब पे हमारा चैनल लाइव रहेगा, उसमें आप जो है कि अपने कवर नंबर्स वगैरह भेज के हमसे लाइव पूछ सकते हैं कि इसका कंफर्मेशन हुआ नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या स्टेटस है,
और जैसे जैसे चीजें हज कमेटी के ऑफिस में जो है कि घटती जाएंगी, जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी, इंशाल्लाह हम आपको उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। उसमें आप जो है कि हज से जुड़े सवालों को पूछ सकते हैं, चैट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें, उसमें भी आप जो है कि अपने सवाल जो है कि हमसे पूछ सकते हैं, अपने कवर नंबर हमको भेज सकते हैं चेकिंग के लिए। और भी आगे की चीज़ों को समझने के लिए कोई सवाल है आपके तो उसके लिए आप जो है कि हमसे उसमें डायरेक्ट लाइव में ही पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह लाइव में हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जागरूक करें, इसके बारे में बताएं, ये लाइव के बारे में। इंशाल्लाह इसका लिंक आज या कल में जो है कि आपको डाल दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे लाइव जब जाएंगे हम लोग तो उसकी जानकारी आपको हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वहाँ पे चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह बैठ के डिस्कस करेंगे आपके साथ में रूबरू के जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या क्या हो रहा है और आगे क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, हज के कुर्रा होने के बाद क्या क्या करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कुर्रा में सिलेक्शन के लिए सबके लिए दुआएं करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।